हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। कि लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई और ये शहरी जीवन जो है लोगों ने कहाँ से इसकी स्टार्टिंग की है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो ये चैप्टर है मेसोपोटामिया के बारे में। जैसे कि हमारी जो भारत की सभ्यता है, जिसको कहते हैं सिंधु सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे फैली फूली है। उसी तरह से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भी दो नदियों के किनारे फैली फूली है। तो इस सिलसिले में हम पहले ये जानेंगे कि प्रारंभिक समाज जो है वो कैसा था, किस तरह से लोगों ने धीरे धीरे वस्तुओं का प्रयोग करना सीखा और उन्हें अपने लिए अपने उपभोग के योग्य बनाया। तो पुराव जो वैज्ञानिक है, उन्होंने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में जानने के लिए क्या किया, हड्डी और पत्थर के औजार और जो भी उनके अवशेष बचे खुचे मिले हैं उनकी सहायता से उनको पुनर्निर्मित किया और ये जानने की कोशिश की कि वे लोग किस तरह के घरों में रहते थे, अपना भरण पोषण कैसे करते थे। भरण पोषण से मतलब है उनकी जीविका, यानी कि उनके काम धंधे रोजगार क्या थे। तो इसी तरह से और अपने काम धंधों के साथ साथ वो किन लोगों के साथ बातें करते थे और बातें करते थे तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, मीन्स किन तरीकों से अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करते थे। तो इस सिलसिले में आग और भाषा का प्रयोग भी कब और कैसे शुरू हुआ, ये सभी हमें प्रारंभिक समाज से ही पता चलता है। आज के जो हमें उपस्थित शिकारी खाद्य संग्राहक हैं उनकी मदद से ही हमें अतीत के बारे में पता चलता है कि अतीत में लोग किस तरह से शिकार करते थे और खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे। ये जो मेसोपोटामिया है, ये आज का इराक है, उस क्षेत्र का नाम रहा है। यहाँ पे नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। ओके, तो यहाँ पे जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पे हम बता सकते हैं कि उस समय के जो शिल्पी, लिपिक, श्रमिक, पुरोहित, राजा रानी, तो उनके जीवन का पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। किसके माध्यम से? जो पुराने साक्ष्य हैं उनके माध्यम से। तो इसी सिलसिले में लगभग आज से कितने साल पहले, 10,000 साल पहले जो खानाबदोश लोग थे उन्होंने वो जीवन छोड़ दिया और वो जीवन छोड़ के उन्होंने खेती के लिए एक स्थान पर ही बसकर पौधे उगाना सीख लिया। जैसे कि इसी कड़ी में उन्होंने पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ को उपजाया। मटर और कई तरह की दालें जो हैं वो पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में जवार बाजरा के साक्ष्य हमें मिले हैं, धान की फसलों के। जबकि ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था, ये साक्ष्य हमें वहीं से मिले हैं। और जैसे कि फसलों का उत्पादन किया, फसलों के उत्पादन के साथ साथ उन लोगों ने, यानी कि आरंभिक समाज के लोगों ने क्या किया, कुछ पशुओं को भी पालतू बनाया। जैसे कि भेड़, बकरी, ढोर, सुअर, गधा जैसे जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया, क्योंकि एक तो ये जानवर छोटे थे और कम हिंसक थे, इसलिए इनको पालतू बनाना आसान था। और इसी तरह से पौधों से जो रेशा निकलता है, रेशा मतलब उसके पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं, इनमें जैसे कि रुई और पटसन, तो इन्हीं से, और पशुओं पर उगने वाला रेशा, पशुओं पर जैसे पशु की खाल पे बाल होते हैं तो उनसे ऊन आदि के कपड़े बनाना लोगों ने धीरे धीरे करके सीख लिया। और इसी सिलसिले में 5,000 साल पहले, तो ये 10,000 साल पहले की बातें हैं। अब 5,000 साल पहले क्या हुआ, 5,000 साल पहले ढोर और जो गधे हैं उनको हल के योग्य बनाया। हल लगाकर खेतों को जोतने लगे लोग, किस लिए? फसल उत्पादन के लिए। कुछ जन समुदाय ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया और उसमें अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करनी।
मिट्टी के बर्तनों में क्या किया, उन्होंने अनाज और अन्य उपज जो भी वो उत्पादित करते थे उनको इकट्ठी करने लगे और भोजन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करने लगे। अब औजार बनाने के पुराने तरीके उन्होंने चालू ही रखे। जैसे कि पहले औजार कैसे होते थे, मोस्टली पत्थर के ही होते थे, क्योंकि धातुओं का ज्ञान जब तक नहीं हुआ तो पत्थर का ही उन्होंने सर्वप्रथम, जैसे कि एक युग का नाम भी है पाषाण युग, तो उसी तरह से पत्थर के औजार ये पुराने औजारों में आते हैं, ये चालू रहे। और कुछ औजारों उपकरणों को घिसाई कर चिकना और पालिशदार भी बनाया जाने लगा। अब इसी कड़ी में उन्होंने नई उपकरण जैसे क्या बनाए, अनाज की पिसाई के लिए और सफाई करने के लिए, जैसे पिसाई के लिए ओखली और मूसल, और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसियां और फावड़ा आदि बनाए अपनी यूजेस के लिए। जहां भी इनकी जरूरत पड़ती थी तो वो इनको यूज करते थे कि उनका काम आसानी से हो जाए। और कुछ लोगों ने क्या किया, तांबा और टिन दोनों को मिला के तो ये धातु बन गई रांगा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना भी सीख लिया। और इससे आगे चलकर गहने और औजार बनाएंगे, किससे, रांगा से। अब लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियां और ऑब्सीडियन ज्वालामुखी का जमा हुआ लावा। ये क्या है, ऑब्सीडियन ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। इन चीजों और इनकी जानकारी के साथ एक एक जगह से दूसरी जगह प्रसार करते जाते थे इनके लिए, यानी कि इनका निर्यात आयात करते थे कि जहाँ पे ये चीज़ें मिल रही थी तो वहाँ से ले रहे थे, और जो चीज़ें वहाँ पे जैसे कि कृषि की वस्तुएं जहाँ पे हैं तो वहाँ उन लोगों को निर्यात कर रहे थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि हुई, और व्यापार में वृद्धि से होने से क्या परिणाम निकला, गांव और कस्बों का विकास हो गया और लोगों का आवागमन बढ़ गया। छोटे छोटे जो जन समुदाय हैं उनके स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। जन समुदाय की जगह किसने ले ली, छोटे राज्यों ने। और कुछ विद्वानों ने इसे क्या नाम दे दिया, क्रांति। क्या कहा, क्रांति, क्योंकि लोगों के जीवन में इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे क्या नाम दे दिया, क्रांति, क्योंकि ये क्रांति, ये बदलाव हुए थे लोगों के जीवन में। तो इस तरह से जो है प्रारंभिक समाज की जो ढांचा है वो बना था। और अब मेसोपोटामिया जान लेते हैं कि ये क्या, कहाँ पे स्थित है और किन नदियों के किनारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया है वो यूनानी के दो शब्दों मेसोस और पोटामस से मिलके बना है। तो मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटामस का मतलब है नदी। तो इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही मेसोपोटामिया कहा जाता है, और यहीं पे सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से ही मानी जाती है। इसकी सभ्यता, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, किस लिए, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। तो इसकी सभ्यता किस लिए, शहरी जीवन, विशाल साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए। इस सिलसिले में पश्चिमी एशिया जो लेखन प्रणाली और साहित्य है पूर्वी भूमध्य प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तक और तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला है। आरंभिक काल में इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। दक्षिणीकृत जो भाग है उसको सुमेर और अक्कद कहा गया है, और ये कैसा हिस्सा रहा है, बिल्कुल शहरी। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद क्या हुआ है, 2000 ईस्वी पूर्व के बाद बेबीलोन महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और इसके 1100 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, असीरियाओं ने उत्तर में राज्य स्थापित कर लिया। तो उन्होंने जहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। मीन्स जहाँ पे जो भी जाति आके बस रही थी उसी के नाम पे उस क्षेत्र का नाम रखा जा रहा था। उस प्रदेश की जो है प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी रही है, सुमेरियन या सुमेरी थी, क्योंकि सुमेरी लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे बसना शुरू किया था। तो उन्हीं की भाषा
को प्रथम ज्ञात भाषा माना गया है। अब यहाँ पे आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में क्या है, वो अक्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पे ये सभ्यता फैली फूली है। जैसे कि दजला और फ्रात नदी यहाँ पे शो हो रही है, और ये मारी, बेबीलोन, उरूक और उर इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर रहे हैं जहाँ पे ये सभ्यता फैली फूली है, और यहाँ से ही शहरी जीवन की शुरुआत और भाषा का विकास आदि चीज़ों का विकास हुआ है। अब क्या हुआ कि जो अकद्दी लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे से 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास आके यहाँ पे सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। ये भाषा, जो सुमेरी भाषा का स्थान किसने लिया है, अकद्दी भाषा ने। 336 से 323 ईस्वी पूर्व तक, सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, यहाँ पे फलती फूलती रही। क्षेत्रीय परिवर्तन का मतलब है लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंजेस कर लिए और ये यहीं पे फैली फूली। अब 1400 ईस्वी पूर्व में अराइमिक भाषा आई जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। यहाँ ये भाषा कब तक रही है, वहाँ पे 336 से 23 ईस्वी पूर्व सिकंदर के काल तक। लेकिन 1400 ईस्वी पूर्व में एक और भाषा आ जाती है अराइमिक, और ये हिब्रू से मिलती है, और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यहाँ व्यापक रूप से बोली जाने लगी। तो कौन सी भाषा बोली जाने लगी, अराइमिक। आज भी इराक के कुछ भागों में इसे ही बोला जाता है। तो अब जान लेते हैं मेसोपोटामिया और उसका भौगोलिक ढांचा कैसा रहा है, यानी कि उसका भूगोल का कैसा रहा है, किस तरह से यहाँ पे नदी पर्वत वन हुए हैं। तो पूर्वोत्तर भाग है, वहाँ हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित थे पर्वत श्रृंखला के रूप में फैल गए, और यहाँ पे झरने जो हैं, स्वच्छ जंगली फूल हैं, और अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है। यहाँ पे अच्छी फसल के लिए दोनों चीज़ें हैं, एक तो पर्याप्त बारिश है, दूसरा यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, दजला और फ्रात। तो यहाँ पे 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में खेती की शुरुआत मानी गई है। उत्तर में ऊंची भूमि है, तो यहाँ पे कौन से मैदान हैं ऊंची भूमि है, तो स्टेपी घास के मैदान जो इराक में है ये क्षेत्र। तो यहाँ पे घास के मैदान है, इसलिए यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में जीविका का सबसे अच्छा साधन है। घास के मैदान होने के कारण सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को किस में है, पशुपालन में। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पशुओं के लिए ज़्यादा चारा लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो इस घास के मैदान में अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। जैसे कि परिवहन मोस्टली कैसे होता था, पहले परिवहन होता था पशुओं के माध्यम से, जैसे कि गधा, खच्चर, बैल आदि से। लेकिन यहाँ पे पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए किस चीज़ को, नदियाँ, और दूसरा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट थी है, इसलिए इनको सबसे सस्ता और सरल साधन माना गया है। अब दक्षिणी भाग की बात करें तो ये कैसा क्षेत्र रहा है, ये रहा है एक कैसा क्षेत्र, बिल्कुल रेगिस्तान रहा है, और यहाँ पे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ है। फ्रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहती है, तो ये जो धाराएं हैं ये सिंचाई के लिए नहरों का काम करती हैं लोगों के लिए। और जब ये धाराएं अलग अलग, जैसे कोई भी नदी बहती जा रही है और वो अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है, तो वो क्या, जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ये कोई नदी है और इसके अलग अलग हिस्से हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों को पानी दे रही है, तो यहाँ पे फसलों का उत्पादन हो सकता है, जिससे कि यहाँ पे गेहूं, जो मटर और मसूर की खेती यहाँ की जाती थी, तो उनको सींचा जाता था। खेती के अलावा जैसे कि भेड़, बकरियां, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदान, पहाड़ों के ढालों पे यहाँ पे पाली जाती थी, जिससे भारी मात्रा में लोगों को मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों से मछलियाँ और खजूर, नदियों में क्या है, मछलियों उनका भी, और खजूर के पेड़ से फल मिलते थे, जैसे कि पिंड और खजूर आदि मिलते थे। इस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पे जो पिक्चर है, जो मैप है,
इन नदियों से ही रिलेटेड है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये बेबीलोन, तेल अबू उरुक और ये जो पूरा हरा भरा क्षेत्र है ये सिंचित क्षेत्र है। और यहाँ पे कैसा सिंचित क्षेत्र है, जो नदियों के माध्यम से। जबकि आपको यहाँ ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रही हैं, सॉरी ये जो ट्रायंगल है, तो ये वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो इसमें शो हो रहा है। तो ये नदियों के कारण ही ये सभ्यता फैली फूली है। पर्वतीय क्षेत्र भी इसमें है। अब शहरीकरण का महत्व की क्या महत्व रहा है, लोगों को इसको क्या फायदा हुआ है? इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि प्राचीन नगरों का निर्माण कांस्य युग में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। और शहरी रास्ताओं से क्या है, खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं के विकसित होने से किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़कर कस्बे बसने लग गए थे। देखो एक फायदा तो यही हो गया क्या कि भी व्यापार उत्पादन बढ़ा, लोगों को ज़्यादा काम के मौके मिले, और ज़्यादा काम के मौके मिले तो जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ गया। नगर के लोगों को नगरीय गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था, और उन्हें आपस में बार बार लेन देन में श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता बन गया। क्योंकि अगर देखो कोई भी व्यक्ति सभी काम अकेले ही नहीं कर सकता, तो उसको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए ये जो है श्रम का विभाजन हो गया। अब शहरी विनिर्माताएं, उनके लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि विभिन्न चीजें विभिन्न जगहों से आने के कारण जो है संगठित व्यापार और भंडारण की जरूरत होती थी। तो ये व्यापार भंडारण कौन करते थे? शहर में रहने वाले, जैसे कि जो भी व्यापारी होते थे या संगठनकर्ता होते थे। अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को गांव से लाकर उनके संग्रहण और वितरण के लिए भी व्यवस्था करनी होती थी। अगर गांव से कोई चीज़ें जा रही हैं, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध आदि, तो उसका वितरण और संग्रहण भी करना होता था। तो इसलिए जो गांव और शहर दोनों जगह के लोग मिलकर कार्य करते थे। और इस प्रकार के क्रियाकलापों जैसे मुद्रा काटने वालों को पत्थर के साथ उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए होते थे। तो इस तरह ये जो डेली जो काम होते थे, इस शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब भी लिखित रूप में रखना होता था। तो इसलिए जैसे कि पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता हुई हिसाब किताब के लिए। अब शहरों में माल की आवाजाही कैसे हुई? प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं तुर्की और ईरान खाड़ी सागर पार से मंगाते थे, जिसके बदले में अनाज और कपड़ा, अन्य मतलब उन पे ये वस्तुएं नहीं होती थी। और क्या होता था? कपड़ा और कृषि जन्य पदार्थ, तो ये उन लोगों को निर्यात करते थे। इन वस्तुओं को नियमित रूप से आदान प्रदान के लिए क्या हुआ? दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने सामाजिक संगठन बना के इसकी शुरुआत की। और शहरी विकास के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो ये कुशल परिवहन कैसा? जैसा कि अभी भी हमने बात की थी कि जो है उस टाइम पे परिवहन का साधन रहा है भार ढोने वाले पशु। और ये भार ढोने वाले पशु कौन कौन से रहे हैं इसमें? जैसे कि बैलगाड़ी या गधे, ऊंट, खच्चर वगैरह। तो इनकी पीठ पे लाकर शहरों में अनाज भेजा जाता था। काट कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन और ज़्यादा समय इसमें लगता था, और ये काफ़ी खर्चीला भी होता था। तो इसके लिए भी एक समाधान ढूंढा गया। तो यहाँ पे परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या ढूंढा इन्होंने? जलमार्ग। क्योंकि इसमें बिना खर्चा किए अनाज के बोरों से लदी हुई नावें जो हैं नदी की धारा व हवा के वेग से पहुँचाने लगे। मीन्स उन्होंने इतना डेवलप कर लिया था कि उन्हें समझ आ गई थी कि नदी में बिना खर्चा किए वे अपने सामान को इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह से पुराने जो मेसोपोटामिया है उसकी नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच में माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक जलधाराएं हैं वो परिवहन का अच्छा मार्ग बताई गई हैं। अगर ये जलधाराएं नहीं होती तो उन लोगों के लिए जो परिवहन है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता और शायद वो उतनी तरक्की नहीं कर पाते।
तो इस वीडियो में हम यहीं तक जो ये लेसन है करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बचा हुआ जो चैप्टर है वो करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ share and subscribe my video।